दर्शन शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी आपको दो प्रश्न पत्र, दो पेपर्स फ़िलॉसफ़ी में पढ़ना होते हैं। आपकी सिलेबस के अनुसार जो दो प्रश्न पत्र आपके पास में हैं, उनमें से एक है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। मेरे कुछ प्रारंभिक वीडियो लेक्चर कॉलेज के यूट्यूब पर हैं, अन्य जगह भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ आपको दर्शन का एक सामान्य परिचय मिलता है और उसी परिचय में हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की विशेषताओं और जो उनमें किसी हद तक भेद है, उनकी चर्चा भी मिलती है। बहरहाल, जब आप प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं, तो आपको पाश्चात्य दर्शन का इतिहास जानना होता है। पाश्चात्य दर्शन से अभिप्राय ये एक बड़ी सामान्य बात है कि उस दर्शन को जिसकी उत्पत्ति हम पाश्चात्य जगत में पाते हैं, यानी कि यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में जिस दर्शन की या जिन दर्शन तंत्रों की का प्रादुर्भाव, जिनकी उत्पत्ति, जिनकी पॉपुलैरिटी हम पाते हैं, उन्हें हम पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। और पाश्चात्य जगत में एक जगह है, एक देश है, उसे हम आज यूनान या ग्रीस के नाम से जानते हैं। यदि हम पाश्चात्य दर्शन के इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो हम ये पाते हैं कि जो प्रारंभिक उल्लेख मिलते हैं दर्शन के, देखिए, दर्शन की उत्पत्ति कब होती है, ये एक अलग किस्म का प्रश्न है, क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि मानव स्वभाव से एक विचारशील प्राणी है, एक चिंतनशील प्राणी है। अतः हमको ये स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी पर मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही मानव चिंतन परंपरा भी रही होगी, और ऐसा कोई भी मानव के अस्तित्व का दौर या युग नहीं रहा होगा जब मनुष्य या मानव चिंतनशील नहीं रहा होगा। प्रश्न ये है कि हम इतिहास का प्रारंभ कहाँ से करते हैं। तो दर्शन में जब हम इतिहास के प्रारंभ की बात करते हैं, तो हमारा आशय प्राय उस प्रस्थान बिंदु या उस अवस्था से होता है जहाँ पर हमको प्रथम चिन्ह किसी मनुष्य के, किसी रिकॉर्डेड चिंतन के मिलना प्रारंभ होते हैं। तो पाश्चात्य जगत में यह प्रस्थान बिंदु, यह प्रारंभिक चिन्ह, यह प्रारंभिक अवस्था जहाँ पर चिंतन है और चिंतन को रिकॉर्ड भी किया गया है, दर्ज भी किया गया है, यह हमको पाश्चात्य जगत में यूनान में दृष्टिगत होता है। और कब दृष्टिगत होता है? ईसा से करीब 600 साल पहले से। मोटा मोटा आज हम ये कहें कि हम 2020 में जी रहे हैं। ईसा का काल ईसवी शुरू हुए 2000 वर्ष से अधिक हो गए हैं, और ईसवी से भी 600 साल पहले, यानी कि हम जिस रिकॉर्डेड दर्शन चिन्हों की, रुझानों की, या हम कुछ प्रारंभिक चिंतन के प्रमाणों की बात कर रहे हैं, वह आज से कम 2500 वर्ष पुराना है। क्या हो रहा था यूनान में? देखिए, हो उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन इतिहासकारों को जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं चिंतन के, वह करीब 600 वर्ष पूर्व जाते हैं, जो कि आज से 2500 वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास है। यूनान में हमको जिस प्रकार का प्रारंभिक दार्शनिक चिंतन, या जिसको हम कहते हैं कि दर्शन तुल्य चिंतन दिखाई पड़ता है, वह एक प्रकार से प्रकृति के प्रति मानव की एक स्वाभाविक जिज्ञासा के रूप में दिखाई देता है। उनके सामने प्रश्न क्या थे? ये जो मुझे आसपास दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये कहाँ से आया है? मनुष्य कहाँ से आया है? चीज़ें कैसे उदय होती हैं, कैसे विलुप्त हो जाती हैं?
कोई मूल द्रव्य है क्या? देखिए, यहाँ से हम ये कहते हैं कि दार्शनिक रुझान शुरू हो जाता है कि क्या इस सृष्टि का कोई मूल कारण है, कोई मूल द्रव्य है, यथार्थ क्या है? मुझे अलग अलग जगह अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या प्रतीति से भिन्न कोई सत्य है, इत्यादि। हम देखेंगे कि शनय शनय दर्शन का विस्तार होता है, उसमें गांधीर्य आता है, लेकिन जो सर्वप्रथम हमको रिकॉर्डेड हिस्ट्री पाश्चात्य जगत में दिखाई देती है, यूनान में, वहाँ हमको एक थेलीस नाम के दार्शनिक का जिक्र मिलता है, जिसने सबसे पहले यह प्रश्न उठाया कि यह पृथ्वी क्या है, और उसका मानना ये था कि यह पृथ्वी एक गोल तश्तरी के समान है जो कि पानी की सतह पर तैर रही है। आज के दौर में ये बात आपको कोई बहुत गंभीर बात नहीं लगेगी, कोई वैज्ञानिक प्रमाणों से पुष्ट बात नहीं लगेगी, और किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि हास्यास्पद भी लग सकती है। लेकिन ये हास्यास्पद या इतनी स्वाभाविक आज लग रही है जब हमारे ज्ञान विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। तो महत्व थेलीज या थेलीज जैसे अन्य विचारकों का ये नहीं है कि उन्होंने किस प्रकार से प्रश्न उठाए। महत्व यह है कि वहाँ हमको पहली बार किसी दार्शनिक प्रश्न के उत्पन्न होने के साक्ष्य नज़र आते हैं, या कम से कम ये प्रश्न तो उठाया गया कि ये सब कुछ क्या है, कहाँ से आया है, क्या हो रहा है, मूल सत्य क्या है। तो थेलीज से ये परंपरा शुरू होती है ईसा से 600 साल पहले, और इस परंपरा में हम ये देखते हैं अनेक दार्शनिक आते हैं। एक आगे चल कर के परंपरा में हमको एनेक्सागोरस नाम के दार्शनिक का जिक्र मिलता है। एनेक्सागोरस वह दार्शनिक है जिसने बुद्धि की श्रेष्ठता और बुद्धि की सत्ता के बारे में के विषय में सर्वप्रथम कोई चिंतन किया हो। हमको धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि सत्य का विश्लेषण करते हुए, सत्य के प्रति जिज्ञासा रखते हुए, कुछ एटॉमिस्ट यानी कि अणुवादी दार्शनिकों का भी हमको जिक्र पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में नज़र आता है। हमको ज्ञान के प्रति बड़ा ही संशयवादी दृष्टिकोण रखने वाले दार्शनिक भी मिल जाते हैं, विचारक भी मिल जाते हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख नाम है प्रोटागोरस का, जिसने कहा कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। यहाँ पर वस्तु से के अंदर सम्मिलित हैं उसके विचार भी, निर्णय भी, उसके मूल्यांकन भी। और प्रोटागोरस हमको यह कहते हुए प्रतीत होता है कि जो कुछ भी निर्धारण करता है, जो कुछ भी जिसको कहना चाहिए कि सत्य का निर्धारण होता है, उसका मापदंड मनुष्य और केवल मनुष्य है। और आगे हम जाकर के देखेंगे कि इस सब्जेक्टिविटी की, इस व्यक्तिनिष्ठता की आलोचना भी दर्शन की परंपरा में हमको दिखाई देने लगती है। इसी स्केप्टिक की, संशयवाद की परंपरा में हमको थ्रेसीमैकस का नाम भी दिखाई देता है, जिससे हम जिसकी लाठी उसका भैंस या माइट इज़ राइट का सिद्धांत एसोसिएट करते हैं। हमको गॉर्जियस नाम का भी एक व्यक्ति दिखाई देता है जो ये कहता है कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता और जाना जा सकता है तो उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, इत्यादि। तो हमको न केवल ज्ञान के प्रति जिज्ञासु लोगों का इतिहास दृष्टिगत होता है, बल्कि पैरेलल साथ में ऐसे लोगों का भी, ऐसे दार्शनिकों का भी चिंतन दिखाई पड़ता है जो कि ज्ञान के प्रति बहुत ही संशयवादी दृष्टिकोण रखते हैं। उसके पश्चात एक पाइथागोरस का नाम आपको दिखाई पड़ता है। पाइथागोरस को आज के हमारे गणित के विद्यार्थी ज़्यादा भले तरीके से जानते हैं। पाइथागोरस उस ज़माने में भी देखिए गणित के प्रति लोगों की जिज्ञासा थी, गणनाएं होती थीं, और पाइथागोरस ने स्वयं ने यह कहा है कि मुझसे भी बहुत समय पूर्व एक यूक्लिड नाम का व्यक्ति था, और उस यूक्लिड नाम के व्यक्ति के सिद्धांतों से पाइथागोरस प्रभावित था। और पाइथागोरस की एक थियरम है ना, जिसको हम पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से हमारे गणित के विद्यार्थी जानते हैं, और बड़ी पॉपुलर और जिसको कहना चाहिए कि प्रामाणिक थ्योरम है, जिसमें कहा गया कि AC² इज़ इक्वल टू दी AB² प्लस BC²। किसी भी ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो ये गणना करने की दृष्टि से जो
एक बहुत ही मान्य और बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरम है, वो हम ये कह रहे हैं कि ईसा से भी अनेक वर्षों पूर्व इस प्रकार का दार्शनिक चिंतन दिखाई देता है। इसके साथ ही एक जो क्लासिक कंट्रोवर्सी, एक डिबेट जो आज भी दर्शन में बीइंग और बिकमिंग की डिबेट है, सत्य की और संवृत्ति की डिबेट बनी हुई है, जिसमें ये कहा गया कि सत्य के स्वरूप को लेकर के चर्चा है, और जहाँ एक और हम ये कहते हैं कि पार्मेनिडेस जैसा दार्शनिक है जिसको हम ये कहते हैं कि आगे चल करके वो संपूर्ण विज्ञानवाद का एक प्रेरणा बनता है, वो ये कहता है कि देखिए सत्य तो कैसा है, स्थायी है, शाश्वत है, निश्चल है, स्वयंभू है। और इसके विपरीत एक हेराक्लाइटस नाम का दार्शनिक है, वो ये कहता है कि देखिए सब कुछ जो है वो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसी कंट्रोवर्सी में आगे जाकर के एक हमको ज़ीनो नाम के व्यक्ति के विचार दिखाई पड़ते हैं। ज़ीनो नाम का व्यक्ति पार्मेनिडेस के सिद्धांतों से प्रभावित है, और वह अपने तर्कों के माध्यम से गणित के विपरीत जाकर एक तरीके से, इसीलिए हम इसको पैराडॉक्स कहते हैं, यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि देखिए काल अविभाज्य है, गति जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि देश का स्पेस का विभाजन, देश यहाँ पे पॉलिटिकल देश नहीं, देश का मतलब स्थान है, स्थान का विभाजन नहीं किया जा सकता। और यदि आप स्थान को अलग अलग हिस्सों में बांट नहीं सकते तो गति जैसी, मूवमेंट जैसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो वह यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि नानत्व एक भ्रम है, गति एक भ्रम है, और समय का विभाजन भी आपने अपनी सुविधा के हिसाब से कर रखा है, वह एक भ्रम है। और हम फिर ये देखते हैं कि इतने सारे सिद्धांतों के मध्य यह एक पूरी परंपरा वहाँ पर स्थापित हो चुकी थी, और हम ये देखते हैं कि इस स्थापित परंपरा में एक और तो वो लोग थे जो आपस में सहमत नहीं होते हुए भी सत्य की बात करते थे, ज्ञान की बात करते थे, और ज्ञान के महत्व को हाईलाइट करते थे, ज्ञान के महत्व को अंडरलाइन करते थे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिनका पुरोधा हम प्रोटोगोरस को कहते हैं, जो ना तो ज्ञान की शाश्वतता को, ना ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, और एक प्रकार से वह संशयवाद के पोषक थे। और वह ये कहते थे कि देखिए वस्तुतः आप जिस ज्ञान की अभिलाषा कर रहे हैं, जिस ज्ञान की कल्पना कर रहे हैं, जिस शाश्वत ज्ञान की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस सिद्ध ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इन सब बातों का के कई सारे परिणाम थे, लेकिन प्रोटागोरस जैसे व्यक्तियों के विचारों का एक दुष्प्रभाव हम ये कहते हैं कि नैतिक जगत पर पड़ा। जब यह स्वीकार कर लिया गया या इस चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश की गई कि देखिए सत्य जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, यह व्यक्ति और व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन किसको सत्य मानता है। और फिर जैसा कहा गया कि माइट इज़ राइट वाली बात करने वाले थ्रेसिमेकस के अनुसार कि जिसके पास में शक्ति है, जिसके पास में ताकत है, जिसके पास में बल है, वो अपनी बात को सिद्ध करवा लेगा। और आगे जाकर के हम ये देखते हैं कि प्लेटो ने जब अपने डायलॉग्स लिखने शुरू किए तो वहाँ पर उसने इस प्रश्न को उठाया है कि क्या न्याय का अर्थ शक्तिशाली का हित है। हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे पाश्चात्य जगत में दर्शन गंभीर होता चला गया, लेकिन इन सारे के सारे ईसा पूर्व के विचारकों में, जहाँ पर सुकरात भी एक टर्निंग पॉइंट की तरीके से अवस्थित है, सुकरात से पहले और इन प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स के मध्य में एक सोफिस्ट काल भी आता है, जिसका कि उदाहरण मैंने आपको प्रोटागोरस के रूप में दिया कि यहाँ पर सोफिस्ट प्रकार के जो लोग हैं वो एक अलग तरीके की बात आपसे करते हैं। सोफिस्ट क्या बात करते हैं, सुकरात क्या जवाब देता है, उनका किस प्रकार से दर्शन धीरे धीरे विकसित होता है, ये चर्चा हम अपने आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।